हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं रीजनिंग का एक एजुकेटर हूं। दोस्तों, आज आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं? मॉक टेस्ट ऑन रीजनिंग। तो बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और डेफिनेटली दोस्तों आपको भी बहुत ज्यादा मदद होगी यदि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ठीक है। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि सोल्जर वर्ड है ना, जो सोल्जर जो वर्ड है, इसको ये लिखा जाता है JFSCRN, ठीक है। तो इसी अब यहां से आपको क्या करना है, सोल्जर को यदि ये लिखा जाता है तो आपको क्या करना है, यहां से एक लॉजिक फाइंड करना है। लॉजिक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक लॉजिक एक परफेक्ट तरीका होना चाहिए, ठीक है। और उसी चीज का यूज करके, उसी लॉजिक का यूज करके, उसी पैटर्न का यूज करके हमें जीनियस का आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलो एक बार लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लॉजिक ढूंढने का तरीका क्या होता है दोस्तों, ये जो वर्ड है ना सोल्जर, इसकी नंबरिंग कर लीजिए। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये एस जो है हमारे पास 19 नंबर पे आता है तो यहाँ 19 लिख लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ हमारे पास 15 पे आता है तो 15 लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एल आपके पास 12 पे आएगा, डी आपके पास 4 पे आएगा, ठीक है, आई आपके पास 9 पे आ जाएगा, ठीक है, ई आपके पास 5 पे आएगा और आर आपके पास 18 पे आएगा, ठीक है। और ये जो JFSCRN के है, इसकी जो कोडिंग की गई है उसके भी, उसको इसके नीचे लिख लो, उसकी भी नंबरिंग इसके नीचे लिख लीजिए। तो जे आएगा आपका 10 पे, ठीक है, एफ आएगा 6 पे, फिर हमारे पास क्या, एस 19 पे आएगा, उसके बाद है सी 3 पे आएगा, ठीक है, फिर आर 18 पे, एन 14 पे और के हमारे पास 11 पे। इसके बाद जब आप नंबरिंग कर लोगे तो आपको जस्ट इस वर्ड को बीच में से ब्रेक कर देना है। यानी मैंने सेंटर वाले को कॉमन लिया और 3 इसके सेंटर वाले के लेफ्ट साइड में और 3 लेटर सेंटर वाले के राइट साइड में। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से इसमें दिमाग लगाना है, नंबरों को देख करके, नंबरों से लॉजिक को फाइंड करना। दोस्तों देखो जरा, ये आपके पास 19 है और ये 18 है, तो ये -1 है क्या? बिल्कुल है। ये 15 है, ये 14 है, -1 बिल्कुल है। 12 से 11 -1 है क्या? बिल्कुल है। मतलब इन तीनों का, इन तीनों के साथ में -1 का रिलेशन बन गया। अब ठीक उसी प्रकार से देखो जरा, यहाँ पे ये 9 है और ये 10 है तो ये +1 हुआ। ये 5 है और ये 6 है, ये +1 हुआ। और ये 18 है, ये 19 है तो ये +1 हुआ। तो इन तीनों का, इन तीनों के साथ में +1 का रिलेशन है, ठीक है। अब यदि मैं सेंटर वाले को देखता हूं तो दोस्तों सेंटर वाला देखो 4 से 3 हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन और एक परफेक्ट पैटर्न निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न आप निकाल रहे हो ना, वो परफेक्ट होना चाहिए, वो सब जगह एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों का रिलेशन इन तीनों के साथ में बन गया है -1 का, और इन तीनों का रिलेशन इन तीनों के साथ में बन गया है +1 का, ठीक है। तो आ जाइए जरा, अब जीनियस का आंसर निकालना है हमें। तो जीनियस के जो लेटर है उनकी नंबरिंग कर लो। तो जी आएगा आपके पास कितने नंबर पे, 7 पे, ठीक है। ई आएगा 5 पे और आई आ जाएगा 9 पे, ठीक है। सॉरी, एन 14 पे आएगा। यहाँ पे एन लिखना है मुझे, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पे एन को लिखना है तो इसको भी एक बार आप रफ कर दीजिए, ये लो। तो दोस्तों अब देखो जरा, यहाँ पे GEN, एन आ जाएगा 14 पे तो यहाँ पे 14 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर आएगा आई 9 पे तो 9 को लिख दो, और ओ आ जाएगा 15 पे, और यू आ जाएगा 21 और एस आ जाएगा आपके पास 19, ठीक है। GENO, 1 सेकेंड रुकिए, GENIOUS। अब आपको क्या करना है, बीच वाले जो लेटर है उसको कॉमन कीजिए और इसको बीच में से ब्रेक कर दीजिए। 3 लेटर इसके लेफ्ट साइड में, 3 लेटर इसके राइट साइड में। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे ये 19 था। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखो जरा, यहाँ पे ये हमारे पास दोस्तों 19 था, ठीक है, ये हमारे पास 19 है और ये 18 है। यहाँ पे ये 18 है तो यहाँ पे -1 हुआ था। ठीक उसी प्रकार से ये 7 है तो यहाँ पे -1 करके 6 लिख देता हूँ, 5 से -1 करके यहाँ 4 लिख देता हूँ, और 14 से -1 करके यहाँ 13 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखना जरा, ये आपके पास 9 से यहाँ पे 10 हो गया था, यानी यहाँ +1 हुआ था। तो ये 15 से +1 होके यहाँ पे आएगा 16, 21 से +1 होके यहाँ पे आएगा 22, और 19 से +1 होके यहाँ पे आएगा 20।
ठीक है। और जो कॉमन वाला पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, इसमें -1 हो रहा था ना, तो आपको यहाँ पे 9 से -1 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब बस आपका काम आसान हो गया। तो अब देखिए जरा दोस्तों, यहाँ पे जो 16 है, तो 16 पे P आएगा, ठीक है, 22 पे V आएगा, और 20 पे आपके पास T आएगा, ठीक है, 8 पर आपके पास H आ जाएगा, 6 पे आपके पास F आता है, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास D, और यहाँ पे आ जाएगा N। तो ये मेरा राइट आंसर होगा PVT HF DM। तो ये कहाँ पे दिया जा रहा है, देखो जरा, PVT HF DM दोस्तों, PVT HF DM हमें कहीं नहीं दिया जा रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहता है फाइंड द नंबर दैट इज अपोजिट टू 1, यानी उस नंबर को देखो जो एक के अपोजिट है। तो एक मेरा इस वाले पासे में है, एक जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो इस वाले डाइस में दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक को तो छोड़ दो, जो एक के पड़ोसी हैं 2 और 3, इनको पकड़ लीजिए। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे 3 नजर आता है, ठीक है, और 3 मुझे यहाँ पे भी दिखाई देता है। और एक रूल है कि यदि आपके पास दो पासों के अंदर है, दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है, या कोई एक फलक कॉमन है, एक साइड कॉमन है, तो अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस कॉमन साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। तो देखो जरा एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ जाइए जरा। तो दोस्तों 3 मेरे पास यहाँ भी है, 3 मेरे पास यहाँ भी है। यदि मैं यहाँ से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो पहले 2 आएगा और फिर आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ लिख लो दोस्तों, 3 से क्लॉकवाइज घूमने पर पहले तो आपके पास 2 आ रहा है और फिर आपके पास 1 आ रहा है। और जब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज घूमता हूँ 3 से, तो पहले 4 आता है और फिर 5 आता है। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमने पर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग पहले 4 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 के नीचे 4 है ना, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 1 के नीचे 5 है ना, तो 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा था हमसे, 1 का ही अपोजिट पूछा था, तो 1 का अपोजिट आपका 5 आएगा। 5 का मतलब ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। आ जाइए जरा अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, 40 छात्रों की एक पंक्ति में ए की स्थिति बाएं से 15वीं और दाईं ओर से बी की स्थिति 8वीं है। यानी टोटल नंबर इसने आपको बोल दिया कि टोटल नंबर 40 है। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, आगे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है, फिर पता करें कि ए और बी के बीच में कितने छात्र हैं। ए और बी के बीच के लोग पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, इसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर इसके बाद इसकी शॉर्टरिंग बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दिया हमें। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर क्वेश्चन ने बोला 40 है, और ए है लेफ्ट से 15वें नंबर पे। तो ये देखो, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर होगा क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड इधर ही होता है, और ये वाला आपका राइट कॉर्नर होगा क्योंकि आपका राइट हैंड इधर ही होता है। तो लेफ्ट कॉर्नर से जो ए है उसकी पोजीशन आपको दी जा रही है कितनी, 15वीं, और राइट कॉर्नर से जो बी है उसकी पोजीशन आपको दी जा रही है 8वीं। मुझे एक बात बताना, मेरा एक सवाल है दोस्तों आप लोगों से, ए और बी इन दोनों की जो पोजीशन है, इन दोनों की पोजीशन का टोटल होता है, देखो 15 तो है ए की पोजीशन और बी की पोजीशन है 8वीं, इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 23। इन दोनों की पोजीशन का टोटल आता है 23। ओरिजिनल टोटल कितना है, ओरिजिनल टोटल है 40। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ए और बी इस लाइन में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? आप कहोगे सर नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। यदि इन दोनों की पोजीशन का टोटल ओरिजिनल टोटल से ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पे तो ओरिजिनल टोटल 40 है, इन दोनों की पोजीशन का टोटल 23 है, तो इसका मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे। तो फिर मैं ना बी को यहाँ बैठा देता हूँ, राइट कॉर्नर से बी दिया जा रहा है आपको कितने नंबर पे, 8th नंबर पे, तो यहाँ लिख लो 8। अब मुझे एक बात बताना दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ने ये पूछा इनके बीच के में कितने लोग बैठे हैं, यानी इनके मिडिल पर्सन पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखना, एक बार मैं कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास ओरिजिनल टोटल 40 है ना, ओरिजिनल टोटल जो 40 है उसमें से यदि मैं लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक जो 15 बच्चे बैठे हुए हैं, इनको यदि मैं माइनस कर दूं, ठीक उसी प्रकार से 40 में से जो राइट कॉर्नर से लेके बी तक के जो 8 लोग बैठे हुए हैं, इनको भी यदि मैं माइनस कर दूं, तो 40 में से मैंने ए तक के लोग माइनस कर दिए, लेफ्ट कॉर्नर से लेके ए तक के 15 लोग माइनस कर दिए, और राइट कॉर्नर से लेके बी तक के मैंने जो 8 लोग हैं उनको भी माइनस कर दिया। तो बताओ मेरे पास बीच के लोग आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस कर देते हैं ए तक के 15 लोग, ठीक है,
और बी तक के 8 लोग। तो मैंने 40 में से क्या किया, 40 में से माइनस कर दिया कितने को, 15 23 हो गया। तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में 17% बैठे हैं। तो 17 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, 17 इनके बीच में लोग बैठे हुए हैं। अब दोस्तों यदि आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें ओवरलैप नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल टोटल जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें से एक पर्सन का लेफ्ट और दूसरे पर्सन का राइट को माइनस कर दो, आपके पास मिडिल पर्सन आ जाएंगे इसकी शॉर्टकट के। ठीक है, ओरिजिनल टोटल मेरे पास 40 था। ठीक है, देखो जरा ओरिजिनल टोटल मेरे पास 40 है क्या, और इसका ए का लेफ्ट है हमारे पास 15 प्लस बी का राइट है हमारे पास 8। तो 40 में से मैंने माइनस कर दिया कितने को, 23 को। तो मेरे पास जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 इनके बीच में लोग बैठेंगे। पॉइंट क्लियर है दोस्तों, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों इस आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 17 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं। चलिए आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है आपसे, एक पंक्ति में अमित की स्थिति बाएं से 20वीं है और भुवन की स्थिति दाईं ओर से 15वीं है। यदि अमित और भुवन के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो इस पंक्ति में अधिकतम कुल संख्या ज्ञात करें। मैक्सिमम टोटल नंबर पूछा जा रहा है। अब यदि दोस्तों इसका आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मैं इसकी डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। मैक्सिमम टोटल नंबर जब भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक लाइन के अंदर मैक्सिमम टोटल नंबर जब भी आपसे पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, एक पर्सन का तो लेना है लेफ्ट, प्लस दूसरे पर्सन का लेना है राइट, और आपको प्लस कर देना है मिडिल पर्सन, जो बीच वाले लोग हैं उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप मैक्सिमम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही लगाना है। देखो एग्जाम के अंदर तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है ना, तो मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दिया। हालांकि यदि मेरी ये बेसिक लेवल की क्लास होती तो पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता, बट आप इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी आसानी ही है, ज्यादा कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो जरा, अमित की बाएं से स्थिति हमें 20 में दी जा रही है, तो अमित का लेफ्ट ले लो 20, प्लस भुवन का राइट हमें दिया जा रहा है कितना, 15, तो भुवन का राइट ले लो 15। अब जो मिडिल पर्सन है, मिडिल पर्सन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 को भी ऐड कर लीजिए। बस हो गया काम। 20 और 15 35 और 4 करोगे तो मैक्सिमम टोटल इस लाइन में कितना बैठा होगा, 39। तो 39 इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 4:40 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यदि दोस्तों ये मेरी एक बेसिक लेवल की क्लास होती तो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता, फिर मैं ट्रिक बताता, बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कुछ सेकंड्स में अपना आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखो जरा, डिग्री निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये क्लॉक टेस्ट का टॉपिक है, उस क्लॉक टेस्ट के टॉपिक के अंदर डिग्री निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या है, डिग्री बराबर क्या होगा, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, इससे आपका आंसर बहुत तेजी से आ जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ पे डिग्री हमें निकालनी है, तो 11 इंटू मिनट, तो देखो 4:40, तो मिनट कितने हो गए 40, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 40 से, माइनस 60 इंटू टाइम, तो टाइम बताइए जरा कितना है भाई। देखो मैंने क्या बोला, 4 बजकर, तो टाइम कितना है, 4 बजकर है ना, तो 60 इंटू टाइम की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 11 इंटू 40 करेंगे तो 440 आएगा, माइनस 60 इंटू 4 करेंगे 240 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 440 में से 240 को माइनस करेंगे तो 200 आएगा, और उसमें यदि 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। और 100 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। आ जाइए जरा अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है, घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आपसे पूछा जा रहा है। मुझे एक बात बताना दोस्तों, मान लीजिए ये मैंने घड़ी बनाई, ठीक है, ये घड़ी बनाता हूं मैं, और यहाँ पे ये 12 बजे का टाइम होता है, और 1 घंटे वाली सुई यदि यहाँ से चलना शुरू करती है, ऐसे घूमना शुरू करती है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और वापस यदि 12 पे आ जाती है, तो बताओ उसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया। आप कहोगे सर 12 से चली, 1 घंटे वाली सुई 12 से चली और 12 पे वापस आ गई, तो 360 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। तो कहने का सेंस ये हुआ कि 12 आवर्स में, 12 घंटों में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, ये 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो मुझे एक बात बताइए, 1 घंटे के अंदर 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी।
आप कहोगे सर 1 घंटे में कवर करेगी 360/12 यानी कि 30 डिग्री का एंगल। पॉइंट क्लियर है? तो यदि मैं यहाँ पे 1 बजे का टाइम लिख देता हूं, तो यदि 1 घंटे वाली सुई 12 पे है और वो यदि 1 पर आ जाती है तो कितने डिग्री का एंगल बना देगी? 30 डिग्री का एंगल बना देगी। पॉइंट क्लियर है? यानी 1 घंटे का मतलब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको 60 मिनट लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्या गलत किया आपने? यानी 60 मिनट में 1 घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यदि 1 घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बताइए दोस्तों 1 मिनट के अंदर 1 घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बना देगी? आप कहोगे सर 30 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि ये बना देगी आधा डिग्री का एंगल। ठीक है, आधा डिग्री का एंगल बना देगी। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आधा डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए ये, हालांकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इसका, लेकिन ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। एक तो इसको याद कर लो कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है घंटे वाली सुई? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आधा डिग्री का एंगल बनाती है। इन चीजों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो आधा डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कहा जा रहा है, देखो जरा। यदि किसी वर्ष के 1 दिसंबर को बुधवार है, ठीक है, तो उस वर्ष के दिसंबर महीने में कितने बुधवार होंगे? यानी दिसंबर में, यानी ये क्या कह रहा है आपसे, 1 दिसंबर को इसने क्या बोला कि 1 दिसंबर को आपका वेडनेसडे है। अब ये आपसे पूछता है कि पूरे दिसंबर के अंदर, पूरे दिसंबर में कितने वेडनेसडे आएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई 31 दिनों वाला महीना है, 31 डेज का यदि कोई मंथ है, तो उस मंथ में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इन 3 डेट्स पर जो भी डे आएंगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख में जो भी डे होंगे वो मंथ में 5 बार आते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। 31 दिनों वाले महीने में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को जो भी डे होते हैं वो मंथ में 5 बार आते हैं। तो यदि 1 दिसंबर को वेडनेसडे है, तो भाई दिसंबर में दिन कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, दिसंबर में 31 दिन होते हैं ना, तो बताइए वेडनेसडे कितनी बार आएगा? वेडनेसडे 5 बार आएगा। 5 इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो 5 का मतलब मेरा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों ये एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करेंगे और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस जीरो को देखो, ये जीरो आपको 1 का क्यूब -1 दिखाई देता है क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल दिखाई देता है। इस 7 को देखो, 7 क्या है? 2 का क्यूब -1 है। 26 क्या है? 26 हमारे पास 3 का क्यूब -1 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, तो यहाँ पे दोस्तों बताइए क्या होगा? 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64, -1 करेंगे तो 63, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखना जरा, 5 में यदि आप 4 को जोड़ोगे तो 5 + 4 करोगे तो 9 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, 3 में 8 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 3 को 8 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। 9 में 4 को जोड़ोगे तो 13 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 36 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 36 आ जाएगा। 36 का मतलब ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको एक बार अपने लेवल पे ट्राई करें, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। क्या बोला इसने? एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। पी और क्यू एक विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, पी एक पुरुष सदस्य है। तो दोस्तों देखो जरा, यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि पी और क्यू आपस में विवाहित हैं, वो विवाहित जोड़े हैं। इनकी भाई देखो, हो सकता है ना कि एक फैमिली में 2 मेंबर, एक फैमिली में 2 बेटे हैं, पी भी मैरिड है और क्यू भी मैरिड है, तो हम यही तो कहेंगे कि भाई इस फैमिली में पी और क्यू दोनों मैरिड हैं। अब वो आपस में मैरिड है ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा ऐसा नहीं है। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, विवाहित जोड़े हैं, आपस में है ये नहीं कहा। हो सकता है आपस में हो, और हो भी सकता है आपस में नहीं हो। पी एक पुरुष सदस्य, इसने आगे ये बोला। आगे आपसे कहता है एस आर का एकमात्र बेटा है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, एस आर का एकमात्र बेटा है। तो मेल के लिए मैं प्लस लगाऊंगा, फीमेल के लिए माइनस लगाऊंगा। तो यहाँ एस है जो, वो आर का बेटा है और एकमात्र बेटा है, इसने ये भी बोला है। ठीक है, अब आर इसका फादर या मदर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। एस आर का एकमात्र बेटा है जो पी का भाई है। ये वर्ड है ना दोस्तों जो, और इंग्लिश में देखो क्या है, इंग्लिश में हमारे पास हु, WHO हु, ये हमेशा सेकंड वाले के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पर्सन है वो कौन है? आर है। यानी जो पी का भाई है, यानी किसके लिए बात कर रहा है? आर के लिए बात कर रहा है। जो
जो पी का भाई है, यानी जो आर है ना वो किसका भाई है, वो पी का भाई है। आर आपका किसका भाई है, पी का भाई है। तो भाई का रिलेशन हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टी एस की सिस्टर है, तो ये लीजिए दोस्तों, टी एस की सिस्टर है, तो ये यहाँ लिख देते हैं, टी एस की सिस्टर है। आगे आपसे क्या बोला, क्यू यू की पुत्र वधु है। क्यू है ना, यू की पुत्र वधु है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो इसको एक बार यहां लिख लो, यू का एक बेटा होगा, ठीक है, और उसकी पत्नी कौन होगी, क्यू होगी। तो क्यू यू की पुत्र वधु है जिसके पति की, अब देखो जो जिसे जिसका, ये हमेशा सेकंड वाले के लिए यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे सेकंड वाला पर्सन कौन है, यू है। क्या बोला जा रहा है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, यानी यू के पति की मृत्यु हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि यू एक फीमेल है, यू आपकी क्या है, एक फीमेल है। अब दोस्तों इसने स्टार्टिंग में बोला था पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं और पी एक पुरुष सदस्य है। पी एक पुरुष सदस्य है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस। पी एक पुरुष सदस्य है तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, ठीक है। अब पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन ये बनती है कि पी की शादी यदि मैं क्यू के साथ करा दूं, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं पी की शादी क्यू के साथ करा देते हैं, तो और यदि पी आपके पी की शादी क्यू के साथ होती है तो क्यू पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्यू के साथ, क्यू की शादी जिसके साथ हुई, यानी जिस पर्सन के साथ हुई, जिस मेल के साथ हुई, उसकी मदर कौन है, यू है। तो क्यू की शादी पी के साथ होती है तो इस पी की मदर कौन हो जाएंगी, यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही बैठती है, इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है सारी इंफॉर्मेशन इसमें सही बैठती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाउ यू इज रिलेटेड टू पी, यानी जो यू है ना वो पी का क्या लगेगा। तो बताइए जरा दोस्तों, यू पी का क्या लगेगा, फादर लगेगा क्या। तो फादर ऑप्शन नहीं है, तो आप एक काम करें, ऑप्शन सॉरी सॉरी एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे माइनस, ये माइनस आएगा, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने गलती की है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं, ये लो, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ये प्लस नहीं होगा दोस्तों, ये माइनस होगा, ठीक है। तो यू पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। और इसने क्या बोला है कि यू का पी से क्या रिलेशन, तो यू पी की मदर है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टी का आर से रिलेशन क्या है, यानी टी आर से कैसे संबंधित है। तो देखो जरा टी आर से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टी है ना, अब ये देखो ये है आर का, ये देखो एस और टी क्या है आपस में, ब्रदर सिस्टर यानी भाई बहन है, और आर उनके फादर हैं। इसने क्या पूछा, इसने पूछा टी का बताओ, टी आर का क्या लगेगा। तो बताइए दोस्तों, टी आर की क्या लगेगी, बेटी लगेगी क्या। तो बेटी का मतलब ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी का मतलब डॉटर, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यानी मेल मेंबर पूछ रहा है दोस्तों, पुरुष सदस्य पूछ रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे पुरुष कितने आ रहे हैं, आर एक पुरुष है, ठीक है, पी एक पुरुष है, और एस एक पुरुष है, यानी तीन पुरुष आते हैं मेरे पास। और तीन पुरुष का मतलब मेरे पास ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कैसे होगा ये, यदि मैं 16 का डबल करता हूं तो 32 माइनस 1 31, 31 का डबल करेंगे तो 62, यानी 62, माइनस 1 करेंगे 61, 61 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 61 का डबल होगा 122, माइनस 1 करेंगे तो 121। अब 121 का डबल करेंगे तो बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 242, और 242 में से माइनस 1 कर देंगे तो 241, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों अपने लेवल पे आप ट्राई करेंगे, सोल्यूशन फिर मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखना दोस्तों क्या नियम इसमें लग रहा है वो देखते हैं। आप इसको है ना ऐसे ब्रेक कर लो। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, 3 में यदि 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 9 9 में यदि 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 में यदि 5 को जोड़ोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा क्या। 18 का मतलब ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब दोस्तों देखो सी और ई से 70 बना रहा है, कैसे बना रहा है देखो, सी का नंबर देखो कितना होता है, सी आता है 3 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। अब यदि आप इसको दोनों को एक साथ बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, कौन ये नंबर क्या बनेगा, 35 बनेगा क्या। और 35 का डबल कितना होता है, 70 होता है। ठीक उसी प्रकार से डी आता है 4 पे और ई आता है 5 पे, दोनों को यदि आप जोड़ के एक नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा, 45। और 45 का डबल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 का मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों देखो 24 क्या है, 24 ही है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 1। और 126 क्या है, 126 है 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 करेंगे 126। ठीक उसी प्रकार से 48 क्या है मेरे पास, 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 1 आ जाएगा क्या। तो 7 का क्यूब 343 होता है और प्लस 1 कर देंगे तो 344, यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। ठीक है, आ जाइए जरा। नेक्स्ट, 12:30 पर घड़ी के घंटे वाली सुई यदि उत्तर दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखो जरा, मैं इसके लिए एक वॉच बना देता हूं आपको, ताकि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं इरेज करता हूं सबसे पहले तो। ठीक है, और एक इमेज ले लेता हूं दोस्तों मैं, है ना, एक गोले वाली इमेज ले लेते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं एक गोले वाली इमेज को ले ही लेता हूं। चलिए ठीक है, अब आ जाइए जरा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एक घड़ी टाइप की एक इमेज मैंने ले ली है। अब देखो जरा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, ये होगा आपके पास 1, ये होगा 2, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये होगा आपके पास 4, ये होगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये होगा 8, 9, 10, और ये हो जाएगा 11। ओके, अब इसने क्या बोला, 12:30। तो 12:30 का जो टाइम होता है ना दोस्तों, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, तो जो आवर वाला हैंड है वो कहीं ना कहीं बीच में होता है। किस किसके, 12 और 1 के ठीक बीच में होता है। ना तो 12 पे होता है ना 1 पे होता है, 12 और 1 के बीच में होता है। और जो मिनट वाला हैंड है वो प्रॉपर किस पे होता है, वो प्रॉपर होता है 6 के ऊपर। अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि भाई जो मिनट वाली सुई है, सॉरी, यदि घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है, यानी ये जो आवर वाला हैंड है ना, ये आपका यदि नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री एंगल पर ये हो जाएगा आपका साउथ। और नॉर्थ से यदि मैं 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता हूं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता हूं, तो बताइए जरा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट में बताइए दोस्तों, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा वेस्ट। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि यदि घड़ी के घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो दोस्तों ये मेरे पास मिनट हैंड है, तो आप क्या कहोगे कि मिनट वाला हैंड किस डायरेक्शन में, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो साउथ ईस्ट का मतलब मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज के लिए करेंगे इतना ही, और उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, ठीक है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।